हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का टू द पॉइंट के नो योर बजट के सीरीज में। आज के इस पार्ट 8 में हम हाल ही में जो रिसेंट में रिलीज किया गया था इकोनॉमिक सर्वे 2022 या फिर 2021-22 उसके बारे में हम एक ओवरव्यू देखेंगे, हाइलाइट्स देखने की हम कोशिश करेंगे। हमने ऑलरेडी 7 पार्ट्स बनाए हुए हैं जो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप जाकर एक बार देख लें, क्योंकि बजट से रिलेटेड जो कोई भी इंपॉर्टेंट से टॉपिक्स हैं, फंड्स हैं, मोशंस हैं, बजट का ओवरऑल प्रोसेस क्या होता है, बजट की स्पीच, उसका प्रेजेंटेशन, पार्लियामेंट में अप्रूवल, इन सभी के बारे में हम उन 7 पार्टों में हमने डिस्कस किया हुआ है। तो आज के इस पार्ट में हम रिसेंटली रिलीज्ड इकोनॉमिक बजट के बारे में एक हाईलाइट, एक ओवरव्यू देखने की कोशिश करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। हम इन्हें अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड करके देखने की कोशिश करते हैं, चंद इंपॉर्टेंट कैटेगरीज। सबसे पहला ओवरऑल स्टेट ऑफ द इकोनॉमी, यानी कि हमारे इकोनॉमी का ओवरऑल किस तरीके से होलिया होने वाला है, ग्रोथ वगैरह किस तरीके से हमने किया हुआ है। इकोनॉमी इज एस्टिमेटेड टू ग्रो बाय 9.2% in real terms in 2021-22 after a contraction of 7.3% in 2020-21। पिछले साल बिकॉज ऑफ कोविड के लॉकडाउन की वजह से, ये तो आप सभी को पता है, देश भर में नहीं दुनिया भर में भी इवन बड़े बड़े कंट्रीज लाइक यूएसए, चाइना का भी ग्रोथ रेट जो था वो बहुत बुरी तरीके से गिर चुका हुआ था। तो हम कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, यानी कि कॉन्ट्रैक्शन आया हुआ था हमारे ग्रोथ रेट्स में, -7.3% हम चले गए थे। लेकिन इस साल रियल टर्म्स में हम कहीं ना कहीं 9.2% का ग्रोथ रेट हमने देखा हुआ है। तो ये बहुत ही जबरदस्त सा एक ग्रोथ रेट माना जाता है। सो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोजेक्ट का प्रोजेक्शन इस साल किस तरीके से हो सकता है, मोस्ट प्रॉब्ली जो इकोनॉमिक सर्वे ने प्रोजेक्ट किया हुआ है, इट इज अराउंड 8 to 8.5%। देखिए टेंशन मत लीजिएगा, मैंने ऑलरेडी आपको कहा हुआ था कि इकोनॉमिक सर्वे आपके लिए एक रिपोर्ट कार्ड की तरह है, यानी कि पिछले साल क्या कुछ हुआ उसके बारे में। बजट जो है वो आने वाले साल का एस्टिमेशन या फिर एक्सपेक्टेशन है, जो कि हम आगे के चैप्टर्स में या फिर आगे के पार्ट्स में उसके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर प्रोजेक्शन जो है इस साल के लिए 2022-23 के लिए प्रोजेक्शन 8 to 8.5% का किया गया है। और हालांकि दूसरे अलग अलग इंटरनेशनल जो इंस्टीट्यूशंस हैं जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने भी अपने अपने प्रोजेक्शंस इंडिया के लिए खासकर दिए हुए थे। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं वर्ल्ड बैंक ने प्रोजेक्ट किया हुआ था 8.7%, एशियन डेवलपमेंट बैंक ने प्रोजेक्ट किया हुआ था 7.5% और इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड ने प्रोजेक्ट किया हुआ था कि इंडिया का ग्रोथ कहीं ना कहीं 7.1% का होगा। तो लगभग इसी प्रथा को या फिर इसी प्रोजेक्शंस को मोस्ट प्रॉब्ली मद्देनजर रखते हुए भी ये प्रोजेक्शन किया गया है कि 8 to 8.5% रियल टर्म्स में हमारी ग्रोथ आ सकती है। फिजिकल डेवलपमेंट्स किस तरीके से, टर्म बहुत ही इंपॉर्टेंट है। कई बार मैंने कहा कि जब टर्म मॉनिटरी आता है इट इज रिलेटेड विद आरबीआई एंड मनी, फिजिकल जब आता है इट इज रिलेटेड विद फाइनेंस मिनिस्ट्री एंड पॉलिसीज। तो फिजिकल डेवलपमेंट्स किस तरीके से हुए थे, यहाँ पर आप देख सकते हैं फिजिकल डेफिसिट, यानी कि आमदनी अठनी खर्चा रुपया, जो एक मुहावरा हम इस्तेमाल करते हैं। तो उसी तरीके से आप देख सकते हैं कि 2021 के लिए 2020-21 के लिए 9.2% ऑफ द जीडीपी हमारा फिजिकल डेफिसिट रहा था और उसे ड्रास्टिकली हमने इस साल रिड्यूस किया हुआ है। नो डाउट एक कमेंडेबल जॉब है। 6.8% तक जो है हम बजट एस्टिमेट्स में 2021-22 के लिए फिजिकल डेफिसिट जो है वहां पर सेट किया गया है। तो सस्टेन्ड रेवेन्यू कलेक्शन एंड टारगेटेड एक्सपेंडिचर पॉलिसी हैज कंटेन्ड द फिजिकल डेफिसिट फ्रॉम अप्रैल टू नवंबर एट 46.2% ऑफ द बजट एस्टिमेट्स। तो जाहिर सी बात है एफडीआईज के इन्फ्लोज भी हमारे पास अच्छे हो रहे थे। माना कि मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर और अलग अलग इंडस्ट्रीज से लॉकडाउन की वजह से बहुत बुरी तरीके से थे, लेकिन इंडिया की इकोनॉमी एक रेसिलियंट इकोनॉमी है। रेसिलियंट यानी कि जितना मार पड़ेगा उतना ही ज़बरदस्त से इमीडिएटली वो वापस से जो है रिकवर कर लेगी। तो इसी तरीके से एमएसएमईज हो या फिर बाकी के भी सर्विस सेक्टर्स की वजह से हमने वापस से पेस उस ग्रोथ को हमने कैप्चर किया हुआ था। The revenue received from central government April to November 2021 have gone up by 67.2% year-on-year basis as against expected growth of 9.6% in the 2021-22 budget estimates। हम इसके बारे में आगे के पार्ट में इन डिटेल डिस्कशन करेंगे। तो फिलहाल के लिए ग्रोथ रेवेन्यू का रिसिप्ट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के लिए वो भी अच्छा ही इस साल आया हुआ था। एक्सटर्नल सेक्टर्स खासकर फॉरेन रिजर्व्स और नेट कैपिटल इनफ्लोस या फिर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स के बारे में खासकर यहाँ पर आप देख सकते हैं फॉरेक्स रिजर्व्स में भी हमारे बढ़ोतरी हो रही है फ्रॉम 411.9 बिलियन यूएस डॉलर्स 2018-19 से लेकर एज ऑफ 2021-22 दिसंबर 31 2021 तक के ये आंकड़े हैं। 633.6 बिलियन यूएस डॉलर जो है वो हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स है, जो कि आरबीआई मेंटेन करता है स्पेसिफिकली। और नेट कैपिटल इनफ्लोस
कितने थे हमारे इस साल के लिए? इट वॉज $65.6 बिलियंस। और जैसे कि आप सभी को पता है कि इवन ड्यूरिंग द लॉकडाउन इंडिया एक्चुअली बिकेम द ओनली country where highest number of foreign direct investments were given or were arrived. So on the account of continued inflow of foreign investment, revival in net external commercial borrowings, higher banking capital and additional special drawing rights allocation, तो no doubt इन सभी को श्रेय जाता है हमारे इतने अच्छे परफॉर्मेंस के लिए। And as end of November 2021, India was the fourth largest forex reserves holder in the world after China, Japan and Switzerland। तो fourth largest forex reserves इंडिया के हाथ में ही है पूरे वर्ल्ड के। और एग्रीकल्चर और फूड मैनेजमेंट के बारे में भी थोड़ा बहुत हम देख लें। फूड ग्रेन का प्रोडक्शन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 2017-18 से लेकर कंसिस्टेंटली ये एक ही आसपास के 250, 280, 290 के आसपास ही लगभग नंबर रहा है। तो इस बार फोर्थ एडवांस एस्टिमेट्स जब हम देखें तो 308.6 मिलियन टन्स का कहीं ना कहीं फूड ग्रेन प्रोडक्शन, खासकर राइस, व्हीट, कोर्स सीरियल्स, पल्सेस वगैरह, मिलेट्स वगैरह सभी को मिलाकर 308.6 मिलियन टन्स का जो है हमने एस्टिमेट किया हुआ है। तो एग्रीकल्चर सेक्टर एक्सपीरियंस buoyant growth in the past 2 years, यानी कि उतना पूरी तरीके से हाइक वहां पर देखने को नहीं मिल रहा था, लेकिन अच्छा ही था, सीजेबल अमाउंट ही था। तो अकाउंटिंग फॉर अ साइजेबल 18.8% इन ग्रॉस वैल्यू एडिशन ऑफ द कंट्रीज, रजिस्टरिंग अ ग्रोथ ऑफ 3.6% इन 2020-21 एंड 3.9% इन 2021-22। देखिए व्हेन कंपेयर्ड विद ओवरऑल जीडीपी, जहां पर अलग अलग सेक्टर्स हैं, यहाँ पर सिर्फ हम एग्रीकल्चर सेक्टर के बारे में ही देख रहे हैं। तो एग्रीकल्चर सेक्टर का ग्रोथ रेट सिंस वेरी लॉन्ग यही इसी स्टैगरिंग नंबर्स के आसपास ही रहा है। तो दरअसल कहें तो 3.9% इज रियली गुड व्हेन वी कंपेयर विद द प्रीवियस ईयर ग्रोथ रेट्स। तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर भी अच्छा खासा ही हमें ग्रोथ रेट देखने को मिला हुआ है। नेट रिसीट्स फ्रॉम क्रॉप प्रोडक्शन हैव इंक्रीज्ड बाय 22.6% इन द लेटेस्ट सिचुएशन असेसमेंट सर्वे कंपेयर्ड टू सैस रिपोर्ट ऑफ 2014। तो नेट रिसीट्स क्रॉप प्रोडक्शन की वजह से भी, यानी कि लेन देन जो होता है बेचने वगैरह से, तो वो भी हमें अच्छा खासा ही इस साल मिला हुआ है। दैट हैज शोन एन इंक्रीज ऑफ 22.6%। सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड क्लाइमेट चेंज, ऑफ कोर्स कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज 26 हाल ही में जो चला हुआ था ग्लासगो स्कॉटलैंड यूके में, वहां पर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने 5 प्लेजेस इंडिया को दिए हुए थे, इंडिया की तरफ से किए हुए थे कि हम 2017 तक पूरी तरीके से जीरो एमिशंस करेंगे, 2030 तक हमारे कार्बन एमिशंस को खत्म करेंगे, ठीक है। तो इकोनॉमिक सर्वे में भी उससे रिलेटेड चंद क्लैरिफिकेशंस दिए गए थे कि यस वी अवॉइड वेदर और हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज को भी सीरियसली ले रहे हैं। एंड इवन नीति आयोग सस्टेनेबल डेवलपमेंटल गोल इंडेक्स में भी इंडिया का रैंक, इंडिया के अलग अलग स्टेट्स का रैंक जो बहुत अच्छी तरीके से बढ़ रहा है, इंडिकेटर्स हमें अच्छे दिखाई दे रहे हैं। और खासकर हाल ही में ही स्टेट ऑफ द फॉरेस्ट रिपोर्ट भी आई हुई थी, तो वहां पर भी फॉरेस्ट ग्रोथ के बारे में, फॉरेस्ट एरिया कवर की ग्रोथ के बारे में भी हमें पॉजिटिव रिपोर्ट्स देखने को मिले हुए थे। सो इंडिया हैज 10th लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया इन द वर्ल्ड। इन 2020 इंडिया रैंक्ड 3rd ग्लोबली इन इंक्रीजिंग इट्स फॉरेस्ट एरिया फ्रॉम 2010 to 20। इस पूरी डेकेड में बहुत अच्छा खासा फॉरेस्ट कवर ग्रोथ भी हमने देखा हुआ है। हालांकि फॉरेस्ट नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1952 के तहत इट वाज एक्चुअली 33% ऑफ द ज्योग्राफिकल लैंड जो कि फॉरेस्ट एरिया में होना चाहिए, लेकिन अब अभी हम वहां तक पहुंचे नहीं हैं। इट इज समवेयर अराउंड 24%। एज ऑफ 2020 द फॉरेस्ट कवर्ड 24% ऑफ द इंडियाज टोटल ज्योग्राफिकल एरिया, अकाउंटिंग फॉर 2% ऑफ द वर्ल्ड्स टोटल फॉरेस्ट। तो इस नंबर को 24 से बढ़ाकर हमें 33 तक लाना चाहिए। एंड वी हैव ऑल्सो डिसाइडेड, हाल ही में ही प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स एंड रेगुलेशंस अमेंडमेंट एक्ट 2021 लाया हुआ था, जिसके तहत सिंगल यूज प्लास्टिक्स जो कि 50 माइक्रॉन्स के अंडर होते हैं, ठीक है, उन्हें पूरी तरीके से फेज आउट करने का भी हमने डिसीजन लिया हुआ था। ये सभी कहीं ना कहीं सस्टेनेबल डेवलपमेंट और क्लाइमेट चेंज के मद्देनजर रखते हुए ही हमने लिए हुए थे। इंडस्ट्री और इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बैकबोन भी माना जाता है इंडिया के लिए, ठीक है। तो इंडिया इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP जो है वो 17.4% से ग्रो हुआ था अप्रैल नवंबर के महीने में, एज कंपेयर टू -15.3% इन अप्रैल नवंबर 2020। कॉन्ट्रैक्शन यहाँ पर भी देखने को मिला हुआ है। लॉकडाउन था, पूरी तरीके से बंद हो चुके थे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो, सर्विस सेक्टर्स हो, सब कुछ पूरी तरीके से बंद हुआ था। तो नो डाउट रेसिलियंट इकोनॉमी होने की वजह से -15.3% पिछले साल से इस साल हमने 17.4% का ग्रोथ दिखाया हुआ है। और कैपिटल एक्सपेंडिचर इंडियन रेलवेज का खासकर हैज इंक्रीज फ्रॉम ₹1,55,181 crores टू रुपीज फ्रॉम एन एवरेज एनुअल ऑफ 45,980 crores during 2019-14 and it has been budgeted to further increase of ₹2,15,058 crores in 2021-22, a 5-time increase in the comparison of 2014 levels। तो 5 times ज्यादातर खर्चा हम कैपिटल एक्सपेंडिचर खासकर जो रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए है, उनके
रेलवे ट्रैक्स के लिए, स्टेशंस के लिए, और अभी तो गति शक्ति, पीएम गति शक्ति, जिसके बारे में हम नेक्स्ट चैप्टर में बजट में हम इन डिटेल पढ़ेंगे। तो इन सभी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को बढ़ाने के लिए भी अच्छा खासा रेलवे में भी खर्चा किया जा रहा है। और रोड कंस्ट्रक्शंस को लेकर भी, और मैं आपको अभी बता दूं, बजट में भी ये बात कही गई थी कि 25,000 किलोमीटर्स का वर्थ नेशनल हाईवे का नेटवर्क भी बढ़ाने की डिसीजन इस बार लिया गया था। तो उसी को मद्देनजर रखते हुए रोड कंस्ट्रक्शन पर डे इंक्रीज सब्सटेंशियली फ्रॉम 36.5 किलोमीटर्स पर डे फ्रॉम 28 किलोमीटर्स पर डे इन 2019-20। तो इट इज एक्चुअली अ राइज ऑफ 30.4%। तो पर डे पिछले साल हमने 36.5 किलोमीटर्स नेशनल रोड्स या फिर रोडवेज जो है वो डाले हुए थे। और मिसलेनियस थोड़े बहुत चंद इंपॉर्टेंट से और भी अपडेट जो हम इकोनॉमिक सर्वे से हाइलाइट्स लेने हैं। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स हमने ऑलरेडी इसके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ा हुआ था। तो ड्यूरिंग द फर्स्ट हाफ ऑफ 21-22 द सर्विस सेक्टर रिसीव्ड ओवर $16.7 बिलियन फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स अकाउंटिंग फॉर ऑलमोस्ट 54% ऑफ द टोटल एफडी इनफ्लोस इन इंडिया। तो नो डाउट सबसे बड़ा भारी भरकम चंग फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स का सर्विस सेक्टर को ही जाता है। बड़े बड़े कंपनी के एक्विजिशंस हमने देखे, 40 यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स इंडिया में एस्टैब्लिश होते हुए हमने देखे सिर्फ इसी साल। एक्सपोर्ट्स में भी हमें अच्छा खासा बढ़ोतरी देखने को मिली। सर्विस एक्सपोर्ट्स सरपास द प्री पैंडेमिक लेवल एंड ग्रू बाय 21.6% एंड स्ट्रेंथेंड बाय ग्लोबल डिमांड फ्रॉम सॉफ्टवेयर एंड आईटी सर्विसेज एक्सपोर्ट्स। तो सर्विस सेक्टर में भी खासकर एक्सपोर्ट्स में बीपीओ इंडस्ट्री वगैरह अभी जो है बहुत अच्छी तरीके से चल रहा है। और स्टार्टअप्स की तो बात ही मत करें, सिर्फ एक ही साल पिछले साल हमने 40 जो है यूनिकॉर्न स्टार्टअप्स एस्टैब्लिश होते हुए देखे हुए थे। एंड इंडिया एक्चुअली बिकेम द थर्ड लार्जेस्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम इन द वर्ल्ड आफ्टर यूएस एंड चाइना। And the number of new recognized startups increased to over 14,000 in 2021-22 from 733 in 2016-17. No doubt स्टार्टअप इंडिया का कैंपेन बहुत ही सक्सेसफुली चल रहा है। अलग अलग कॉन्फ्रेंसेस भी लग रहे हैं, हम स्टार्टअप के फेस्टिवल्स वगैरह भी चला रहे हैं। तो अवेयरनेस भी लोगों में बढ़ रहा है और एंटरप्रेन्योरशिप को लेकर भी लोग उत्सुक हैं। And finally, employment से related with revival of economy, employment indicator bounced back to pre-pandemic levels during the last quarter of 2020-21। तो pre-pandemic level जो था आसपास उसी के लेवल का एम्प्लॉयमेंट था। अनएम्प्लॉयमेंट हमेशा इंडिया में 4.5% के आसपास ही रहा है। तो उसी तरीके से इस साल भी हमें देखने को मिला। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, खासकर आयुष्मान भारत या फिर इस तरीके के पेंशन्स, अटल पेंशन योजना, इस तरीके के अलग अलग स्कीम्स भी हमने लॉन्च किए हुए थे। तो हेल्थ, एजुकेशन और अदर सोशल स्ट्रक्चर्स पर भी खर्चा हमने अच्छा किया। इट हैज बीन इंक्रीज्ड फ्रॉम 6.2% ऑफ द जीडीपी इन 2014-15 टू 8.6% दिस ईयर। तो 8.6% of our GDP is actually being spent on social infrastructure and social schemes। और टोटल फर्टिलिटी रेट्स भी जो है वो कम हुए हैं फ्रॉम 2.2 इन 2015-16 टू 2%, यानी कि ऑन एन एवरेज टोटल फर्टिलिटी रेट, यानी कि एक महिला अपनी जिंदगी में कितने बच्चों को पैदा कर रही है ऑन एन एवरेज, तो इट हैज़ बीन 2 नाउ। बहुत ही एक अच्छा नंबर है। इनफैंट मोर्टेलिटी रेट अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट एंड इंस्टीट्यूशनल बर्थ्स हैव इंप्रूव्ड इन 2019-21 ओवर द ईयर 2015 एंड 16, यानी कि यहाँ पर भी हमें ओवरऑल ग्रोथ देखने को मिला हुआ है। सो दीज वर द फ्यू इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स ऑफ द इकोनॉमिक सर्वे विच यू हैड टू नो फॉर द ईयर 2021-22। अगले के नेक्स्ट 2 पार्ट जो है वो हम बजट का इन डेप्थ एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।